हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6.20, देखो क्या बोला गया है। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स टू द पावर 3/2 where a is equals to 5 meter raised to -1/2 and s raised to -1 second raised to -1 divide into second raised to -1. What is the work done by the net force during its displacement from x is equals to 0 to x is equals to 2 मीटर। देखो यहाँ पे पहले तो आपको ये चीज नोट डाउन करनी है कि भैया ये जो a दिया गया है ना, ये कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है, ये कोई एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं है ना। तो ये एक्सीलरेशन नहीं, आपको एक्सीलरेशन के तौर पे इसको नहीं देखना है। इट इज सम कांस्टेंट जो आपको दिया गया है 5, उसकी वैल्यू 5 है और उसका यूनिट है मीटर रेस टू -1/2 इंटू सेकंड रेस टू -1। देखो ना, ये क्या एक्सीलरेशन का यूनिट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, और हमें वर्क डन निकालना है। बॉडी का मास आपको 0.5 kg दिया गया है और वो जो बॉडी जो मोशन में स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस के साथ इस तरीके से रिलेशन में है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 मीटर। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो उसके लिए हम सीधा वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो इसकी वेलोसिटी ना यहाँ पे डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है, मुझे नहीं पता ये नेट फोर्स कौन से नेचर का होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इन जनरल सेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब कि वेरिएबल फोर्स में जो देखे थे वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एक चीज और मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में यहाँ पे नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो भैया इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमारा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल इनिशियल पोजिशन से लेके फाइनल पोजिशन एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू कॉस 0 वो 1 हो चुका है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो नेट फोर्स है जिस डायरेक्शन में, ये जो एफ है वो नेट फोर्स है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एफ नेट लिख सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कंडीशन बनेगी। अभी जरा ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता ये एफ कितना है, तो मैं इसको लिख देता हूं एम ए के बराबर। अच्छा, ये इनिशियल पोजीशन कहां से कहां, तो देखो 0 से लेकर 2 मीटर के बीच में आपको वर्क डन निकालने को बोला है। तो इनिशियल 0, फाइनल 2। एफ को मैं यहां पे लिखूंगा एम ए इंटू डी एक्स। अभी यहां पे क्योंकि मुझे वेलोसिटी दी गई है तो मैं एक काम करता हूं, यही एसेलरेशन को डीवी बाई डी टी बोल देता हूं, है ना। तो यही एसेलरेशन को मैं डीवी बाई डी टी बोल देता हूं। तो 0 से लेकर 2 एम इंटू एसेलरेशन को मैं बोलूंगा डीवी बाई डी टी टाइम्स डी एक्स। ठीक है, चलो ये dv बाई डी में से जरा ध्यान से देखो, ये जो dt है ना, ये dt को मैं इसके साथ एडजस्ट करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखो मैं इसको फर्दर लिखूंगा 0 से लेके 2 m इंटू ये dx बाई डी टी टाइम्स dv, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, तो dx बाई डी टी तो वेलोसिटी हो गई, तो इसको हम लिखेंगे 0 से लेके 2 m इंटू वी इंटू डी वी। क्लियर। चलिए, अभी यहाँ पे v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, m कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन से, 0 से लेके 2 v डी वी। अच्छा, ये v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा हमारे पास वी स्क्वायर बटे 2, 0 से लेके 2 की लिमिट। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा आपको। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये लिमिट डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं प्लेस कर सकता? क्योंकि भाई इसके पीछे की वजह ये है कि भैया ये जो लिमिट है वो x की लिमिट है और मेरे पास ये जो वैल्यू है वो v है, वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेलोसिटी में x की लिमिट कैसे प्लेस कर सकता हूँ? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो v का फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो देखो 1/2 जो डिनोमिनेटर है उसको तो बाहर निकाल, तो ये हो जाएगा m/2। हम लिमिट प्लेस करने से पहले ये वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इंटू एक्स टू दावर 3/2 का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर है ना, तो का होल स्क्वायर, और ये लिमिट 0 से लेके 2। चलो तो स्क्वायर कर दो दोनों को, तो ये m/2 इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स टू दावर 3/2 का स्क्वायर, 2 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा x क्यूब 0 से लेके 2। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर तो भैया कांस्टेंट है ना, तो ए स्क्वायर तो बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 2। देखो अभी ये सारी चीजें ना एक्स के फॉर्म में आ गए, तो नाउ यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट आप अभी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो।
अच्छा चलो, ये ए की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 5 है ना, हमें तो सिर्फ वैल्यू लिखनी है, यूनिट लिख के क्या करोगे, तो ये 5 का स्क्वायर इंटू मास कितना दिया गया है 0.5, मतलब कि इसको मैं 1/2 लिख दूं, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 2 क्यूब मतलब कि 8 माइनस 0, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 टू ज़ा 4, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 25 दो ज़ा 50 हो जाएगा, तो भैया ये आंसर निकल के आएगा 50 जूल, ठीक है। तो ये वर्क डन ड्यू टू दी नेट फोर्स फ्रॉम 0 to 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज 50 जूल। क्लियर, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.21, the blades of a windmill sweep out a circle of area A. Question A, if the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t? Second question, what is the kinetic energy of the air? And third question, assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy and at that A is equals to 30 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया आपको दिया क्या है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस बाय इट। ठीक है, ये रियल टाइम एग्जांपल आपको बोला गया है। अभी पहले तो हम ना पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इफ द विंड फ्लोज एट ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। मान लो कि ये जो विंड मिल है इसका जो सर्कल बन रहा है, उसकी जो पंखे है, वो पंख जो भी है वो ऐसे घूमेगी, तो जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया ए है। ठीक है, अभी यहां पे मान लेते हैं एक और चीज, यहां पे मान लेते हैं कि मान लो कि ये जो विंड है वो जब भी क्रॉस करेगी, मतलब कि इसको वो टी टाइम ले रही है, मतलब कि एक काम करते हैं, ऐसे नहीं देखते, मैं अलग तरीके से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एक चीज लिखता जाऊंगा। ठीक है, मान लो यहां पे एयर की वेलोसिटी v है, ठीक है, एयर की वेलोसिटी v है और वो दी गई है, हमें मानने की जरूरत नहीं, दी गई है। तो मैं पहले क्या करता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एयर इन टाइम t कितना होगा वो पहले पता कर लेता हूं, और यहां पर हम ये मानेंगे कि एयर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, वो एक्सेलरेशन वाली नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से एयर फ्लो कर रही है ना। तो पहले तो ये पता करके भाई टी टाइम में, क्योंकि यहां पे बोला है ना टी टाइम में, तो टी टाइम में एयर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी v वेलोसिटी से, वो पहले पता कर लेते हैं। तो मैं पहले लिखता हूं डिस्टेंस traveled by air in time t, in टाइम t कितना होगा। तो भैया मान लो कि उसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस d के बराबर, तो भैया d इज इक्वल्स टू, क्या मैं v इंटू टी लिख सकता हूं, क्योंकि v इज इक्वल्स टू डी बाई टी होगा। ठीक है, मान लो कि उसने d डिस्टेंस ट्रैवल किया तो d इज इक्वल्स टू वी टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इसलिए ये लिख सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई वो जो सर्कल बनेगा ना, वो जो विंड मिल का जो ऐसे पंखे घूमेंगे तो उससे जो सर्कल बनेगा उसके एरिया को, वो एरिया को वो क्रॉस करेगी, है ना, वो एरिया को वो क्रॉस करेगी। तो अब हम क्या लिखते हैं, अब हम यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू दैट एरिया ए, जो एरिया वो बना रही है। ठीक है, जो एरिया वो विंड मिल का बनेगा सर्कल, उसमें से कितनी एयर, तो उसमें से कितना वॉल्यूम पास हुआ, कितने वॉल्यूम एयर का कितना वॉल्यूम पास हुआ वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग, सॉरी ये ऑटो सेव में चला गया, पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू एरिया ए, थ्रू एरिया ए, मतलब कि विंड मिल का जो एरिया ए है, सर्कल एरिया ए, जो पंखें घूमेगी उससे जो सर्कल बनेगा, ठीक है, उसमें से कितना एयर का वॉल्यूम पास हुआ वो हम यहां पे लिख रहे हैं। तो वो कितना होता है, तो वो वॉल्यूम हम लिख सकते हैं एरिया इंटू वन डायमेंशन, एरिया इंटू वन डायमेंशन। जैसे कि मान लो कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, मान लो कि ये है एरिया ए और मान लो कि ये है एक अलग डायमेंशन जिसको हम बोल देते हैं डी। ठीक है, तो ये सर्कल जो भी बना उसका एरिया ए होगा और ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये दूसरा डायमेंशन बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम निकालो, क्योंकि वॉल्यूम
मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन लगते हैं, एरिया में 2 डायमेंशन लगते हैं। तो मैंने क्या किया, वो जो सर्कल बना रही है विंड मिल, उसका एरिया मैंने सर्कुलर ए मान लिया, और ये तीसरा जो डायमेंशन है वो भैया टाइम टी में उसने वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाला, तो उसको मैंने सेकंड डायमेंशन मान लिया। तो अगर मैं उसको सेकंड डायमेंशन मान लेता हूं तो मेरे लिए ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी। और क्योंकि मेरे पास ये डी की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा उसकी वैल्यू को, तो एरिया इंटू डी इज इक्वल टू वी इंटू टी। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे वॉल्यूम वाला भी है और यहाँ पे वेलोसिटी वाला भी है, तो कैंसिल मत करना भाई, इसको कैंसिल मत करना, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम पास होगा एयर का, ठीक है, टी टाइम में इतना वॉल्यूम पास होगा विंड मिल से। अभी मैं पता करना चाहूँ तो भाई वॉल्यूम हमने निकाल लिया कि भाई इतना वॉल्यूम टी टाइम में पास होगा विंड मिल से, तो भैया मास कितना पास हुआ होगा। अगर मैं वॉल्यूम वॉल्यूम तो देख लिया, लेकिन मास कितना पास हुआ, मास यहां पे आइडेंटिफाई करना चाहूं तो मास क्या हो सकता है, तो मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट। अगर मैं मास कैलकुलेट करना चाहूं तो मास, कितना मास पास हुआ है ना, ये तो कितना वॉल्यूम पास हुआ वो हमने देखा, एयर का कितना वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम की एयर यहां से पास हुई वो हमने देखा। अभी कितना मास, एयर का कितना मास पास हुआ, अगर वो फॉर्म में मैं देखना चाहूं तो मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट, मतलब कि विंड मिल, वो कितना हो सकता है। तो भैया हमें पता है, देखो आपको एयर की डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वहीं से हम मास भी पता कर सकते हैं ना। तो मान लो कि एम मास की यहाँ पे एयर पास हुई टी टाइम में, तो एम इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। और वो वॉल्यूम हमने यहाँ पे अभी निकाल लिया है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो भैया इट इज रो ए इंटू वॉल्यूम, कितना आया भाई, ए इंटू वी इंटू टी के बराबर, तो ए इंटू वी इंटू टी के बराबर, ठीक है। तो इतना मास पास करेगा, ठीक है। तो आपको जो पहले पूछा था, इफ द विंड फ्लोज एट वेलोसिटी परपेंडिकुलर सर्कल व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी, तो इतना मास पास करेगा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आया। अभी दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एयर, तो जितना मास यहां से क्रॉस कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, हाफ एम मास ऑफ एयर जितनी पास कर रही है वो इंटू वी स्क्वायर के बराबर, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एयर। तो देखो ये क्या आएगा, 1/2, मास कितना हमने कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी के फॉर्म में रो ए इंटू वेलोसिटी इंटू टी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के देखोगे तो ये हो जाएगा हाफ रो ए इंटू वी क्यूब इंटू टी के बराबर। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी। क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर हमने दे दिया। चलो अभी सी क्वेश्चन को देखो। अज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ द विंड्स एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि अगर 100% एनर्जी पास कर रही है तो उसमें से सिर्फ 25% एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बाकी की 75% ऐसे ही जा रही है ना, मतलब कि वो यूजलेस है हमारे लिए। हमारा पर्पस क्या है, पर्पस को सॉल्व नहीं करते, पर्पस ये है कि भाई विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल, विंड के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। लेकिन इसकी एफिशिएंसी सिर्फ कितनी है, 25% ही है, मतलब कि वो सिर्फ 100% अगर एनर्जी है तो उसमें से 25% ही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी, बाकी की 75% हो सकता है कि कन्वर्ट ना हो पाए, हो सकता है कि कहीं पे लॉस हो चुकी है, तो वो सारे केसेस बन सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एफिशिएंसी के फॉर्म में ये सारी चीजें दी गई है। तो जैसे हमने आगे वाले एक क्वेश्चन में पानी की टंकी में पानी चढ़ाने का जो पंप वाला जो क्वेश्चन किया था, हमने उसमें देखा था एफिशिएंसी वाला एक टर्म, उसमें देखा था आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। अगर पावर के लिए वो लग सकती है तो एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला एनर्जी के लिए भी लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी, ठीक है। चलो तो यहां पे हमने देखा कि भैया आउटपुट एनर्जी कितनी हमें मिल रही है, आउटपुट एनर्जी बोलो या फिर पावर बोलो, ठीक है, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम हमारे लिए टी है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है। तो आउटपुट आप रेशियो निकालो, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन, तो वो पावर भी हो जाएगा। आप टी से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो आपको पावर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे आउटपुट निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको देखो, आपको बोला व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस,
अगर डेंसिटी इतनी है, एरिया इतना है और विंड की स्पीड अगर इतनी है तो कितना पावर प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब कि मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे आउटपुट पावर पता करना है। ठीक है, आउटपुट पावर पता करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी को ये साइड पे पावर लिख देता हूँ। आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये एफिशिएंसी इनटू इनपुट एनर्जी बोल सकता हूँ? जी हाँ। ठीक है, चलो तो ये एफिशिएंसी कितनी दी गई? 25%। तो ये 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इनपुट एनर्जी कितनी है? तो भैया जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है वही तो इनपुट एनर्जी है। जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो क्रॉस कर रही है विंड मिल को, वही तो उसकी इनपुट एनर्जी होगी, है ना। तो ये इनपुट एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 100। इसको मैं अभी 1/4 लिख देता हूँ, बार बार इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट इट डायरेक्टली एज ए 1/4। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भैया? तो ये है, देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है ये वाली। ठीक है, तो वो है 1/2 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब इंटू टाइम टी। अभी ये जो टाइम टी था ना, आप ऐसा समझ लो कि वो जो टाइम टी था, यहाँ पे जो टाइम टी मल्टीप्लाई हुआ था। अच्छा, एक काम करते हैं कि आपको अच्छे से समझा ही देते हैं ताकि आपको कोई आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। मैं एक काम करता हूँ, इसी को एनर्जी ही बोल देता हूँ। ठीक है, इसको एनर्जी ही बोल देता हूँ, आउटपुट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम टी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टाइम टी। ठीक है, ये टाइम टी वो वहां पे है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टाइम टी को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वेलोसिटी का क्यूब इंटू एरिया। ठीक है, क्लियर। अभी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, इतने टाइम में पास हुई एनर्जी या फिर जनरेट हुई एनर्जी, ये तो पावर होता है ना, ये तो पावर होता है। तो क्या मैं अब इसको आउटपुट पावर बोल सकता हूं? अब तो समझ में आया ये बात। तो ये आउटपुट पावर दैट इज इक्वल टू 1/8 डेंसिटी ऑफ एयर वेलोसिटी का क्यूब इनटू एरिया। तो अभी ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना है, सीधी वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, तो ये 1/8 डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी गई है 1.2। ठीक है, 1.2 ये आपको प्रोवाइडेड वैल्यू है। तो 1.2 इंटू वेलोसिटी का। अच्छा, वेलोसिटी को हमें पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको फर्दर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब इंटू एरिया आपको कितना दिया गया है? देखो 30 मीटर स्क्वायर, वो तो मीटर स्क्वायर में ही है, तो ये एज इट इज रहेगा 30। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट, यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। तो ये होगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 30, उसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो हमारे पास 4500 ऐसा कुछ आंसर आएगा। 4500 वॉट। ठीक है, 4500 वॉट। मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको 4.5 किलो वॉट भी बोल सकता हूं। तो 4.5 किलो वॉट इतना आउटपुट पावर जनरेट करेगी ये विंड। ठीक है, तो आउटपुट पावर कितना जनरेट होगा? इतना किलोवाट जनरेट होगा। क्लियर? यहां पे क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो 6.22, ए पर्सन ट्राइंग टू लॉस वेट, डाइटर है जो अपना वेट लॉस करना चाहता है ना, लिफ्ट्स ए 10 kg मास 1000 टाइम्स। वो 10 kg के मास को 1000 टाइम उठा रहा है ना, अपना मास, अपना सॉरी वेट लॉस करने के लिए वो 10 kg के मास को 1000 टाइम 1000 बार उठा रहा है। एंड हाइट भी दी गई है, कितने हाइट तक उठा रहा है? 0.5 मीटर ईच टाइम, मतलब कि 0.5 मीटर तक एवरी टाइम वो उसको उठा रहा है। Assume that the potential energy lost each time c lowers the mass is dissipated. बोला है क्वेश्चन ए में, हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी चीज, फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम, then and which is converted to the mechanical energy with a 20% efficiency rate, then how much fat will the dieter use up। ठीक है, देखो बहुत अच्छा एक डाइटिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, रियल टाइम एग्जांपल है।
आपको बोला है एक डायटर है और वो लेडी है, यहाँ पे सी बोला है तो डायटर एक लेडी है। मान लो कि वो जो डायटर है वो 10 केजी मास को 0.5 मीटर की हाइट तक 1000 बार उठा रहा है ना। तो पहले तो ये पता करो, क्योंकि उसको वेट उठाना है, वो वेट उठाएगा, उठाएगा जो भी रखना है, अभी हम इसको पर्सन मान लेते हैं, सी ही में नहीं जाते हैं, तो वो पर्सन है, वो जब भी 10 केजी मास को 0.5 मीटर की हाइट तक उठाएगा तो भैया उसको ग्रेविटी के अपोज में वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बोला भी है क्वेश्चन ए में, हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो बहन जी को ना भाई यहाँ पे एवरी टाइम जब भी वो उठाएंगे तब यहाँ पे एवरी टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको अल्टीमेटली वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना, क्योंकि जो शी है, जो डायटर है, वो एक्सटर्नल एजेंट बनेगी यहाँ पे, है ना। और आपको ये चीज पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मान लो कि ये जो वेट जहां पे है उसको हम उसका रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, या फिर ऐसा पॉइंट जहां पे इसकी इनिशियल, मान लो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं, है ना, जीरो मान लेते हैं, वहां से वो डायटर उसको h हाइट तक उठाएगी। तो यहां पे डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं ये h हाइट तक डेफिनेटली यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो भैया यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh के बराबर। मुझे इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। अगर वो m मास को अगर वो h हाइट तक उठाएगी तो जहां से उठाएगी वो इनिशियल पोजीशन है, वहां पे हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन वो h हाइट तक उठाएगी तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, और उसके लिए वर्क किसको करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को। तो मुझे पता है भैया यहाँ पे जो वो वेट है ना जिसको उठा रही है, उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होती है। तो यहाँ पे वही तो पूछा है क्वेश्चन ए के अंदर। क्वेश्चन ए के अंदर आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि भैया वो लेडी ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क किया होगा। ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे वही तो निकलना चाहता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही तो निकलना चाहता हूँ। ठीक है, वो एक्सटर्नल एजेंट है, वो सी एक्सटर्नल एजेंट है, तो उसने कितना वर्क किया होगा, तो भैया उस वेट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क किया होगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क किया होगा। लेकिन वो कितनी बार उसको उठा रही है, 1000 टाइम, तो ये तो एक बार हुआ, 1000 टाइम, तो 1000 टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो भाई मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल इतना वर्क किया होगा 1000 टाइम्स डेल्टा यू के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा 1000 टाइम्स डेल्टा यू को हम क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल हर बार क्या होगी, जीरो होगी, तो यू फाइनल कितनी होगी, तो हर बार mgh होगी, उतनी ही हाइट तक उठा रही है एकदम एक्यूरेसी से, है ना। तो ये हो जाएगी 1000 इंटू mgh। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल वर्क डन निकालने का। ठीक है, चलिए तो इसमें वैल्यू सारी प्लेस कर दो भाई। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, सारी वैल्यू प्लेस कर दो, इसको मैं 10⁻³ बोल देता हूँ। मास कितना दिया, तो 10 केजी का मास है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ग्रेविटी को 10 कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास और चीज क्या है, तो भैया h हमें दी गई 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर को मैं क्या लिखूंगा, 5/10 भी तो लिख सकता हूँ। देखो 10 ने 10 को छम्मा छम्मा कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर निकल के आया 50 इंटू 10⁻3, 50 इंटू 10⁻3 जूल। ठीक है, तो इतना वर्क एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे वो शी जो लेडी दी गई है वो करेगी, इतना वर्क करेगी 10 केजी के मास को उठाने के लिए। क्लियर। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको भी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फेट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁻7 जूल फॉर एनर्जी फॉर 1 किलोग्राम, सॉरी पर किलोग्राम, मतलब कि पर किलोग्राम वो 3.8 इंटू 10⁻7 जूल एनर्जी को दे सकती है। फैट की कैपेसिटी इतनी है कि 1 किलोग्राम फैट में से 3.8 इंटू 10⁻7 जूल जितनी एनर्जी निकल सकती है ना। लेकिन क्या वो सारी निकलेगी, जब वो लेडी वो उसको उठाएगी ना, वेट को उठाएगी, तब भैया उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, उसकी एनर्जी खर्च होगी। लेकिन भैया वो मैकेनिकल वर्क कर रही है ना, तो भाई फैट की कैपेसिटी कितनी है, तो पर किलोग्राम वो इतनी एनर्जी दे सकती है। लेकिन क्या वो सारी एनर्जी वो लेडी यूज कर पाएगी, नहीं भैया। देखो यहाँ पे एक कंडीशन भी है, देखो यहाँ पे बोला है कि भाई ये एक आइडियलिस्टिक केस है कि जिसमें 1 किलोग्राम फैट इतनी एनर्जी दे सकती है, लेकिन उसमें से मैकेनिकल एनर्जी में कितनी परसेंट जा सकती है, सिर्फ 20% ही जा सकती है ना। मतलब कि जब भी वो वेट को उठाएगी तो इसके पर केजी इतने में से सिर्फ 20% एनर्जी ही वो
मैकेनिकल एनर्जी में यूज होगी, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है ना। तो भैया पहले तो इसको भी लिख देते हैं कि भाई एनर्जी इन 1 kg, मैं ऐसा मान सकता हूं कि भाई 1 किलोग्राम फैट के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 1 kg के अंदर इतनी एनर्जी होगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% ही मैकेनिकल वर्क में यूज हो पाएगी, है ना। सबके अपने अपने फंडे होते हैं भाई। मास नहीं चाहता है, फैट नहीं चाहता है कि भाई मैकेनिकल वर्क में बहुत सारी 100% एनर्जी चली जाए, है ना। वो नहीं चाहता है, इतना जल्दी वेट क्यों लॉस हो पाए यार, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, इतना जल्दी लॉस नहीं होता, इसीलिए इतना जल्दी लॉस नहीं होता है ना, क्योंकि एफिशिएंसी देखो बहुत ही कम होती है। वो कैपेसिटी तो है उसकी 1 kg की, 1 kg फैट की कैपेसिटी होती है इतनी बहुत सारी एनर्जी देने की, लेकिन भाई वो देने नहीं देती, मैकेनिकल वर्क में वो देने नहीं देगी, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले तो एनर्जी इन 1 kg फैट, एनर्जी इन 1 kg फैट, ठीक है, वो कितनी है 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल, ठीक। चलो, लेकिन उसमें से मैकेनिकल एनर्जी में कितनी जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी इसकी 20% ओनली, 20% ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल, ठीक है। मुझे यह पता करना कि 1 kg फैट में से मैकेनिकल एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर वो दे सकते हो, उसमें से मैकेनिकल में कितनी जाएगी, तो भैया 20%, उसकी 20% मतलब कि 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो आप खुद ही देख लो कि इसमें से कितनी जा सकती है, तो मैं इसको डिवाइड वगैरह करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा करीब करीब 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर, ठीक है। तो इतनी एनर्जी मैकेनिकल में जा, मतलब 1 kg फैट में से इतनी एनर्जी मैकेनिकल में जा सकती है ना। सो मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम 1 kg फैट हम इतनी ले सकते हैं, तो ये हो गई हमारी वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम 1 kg फैट। तो 1 kg फैट में से हम मैकेनिकल एनर्जी इतनी गेन कर सकते हैं, मतलब कि इतनी यूज कर सकते हैं, गेन नहीं बोलेंगे, यूज कर सकते हैं, है ना। चलो, तो अभी देखो 1 kg फैट में से इतनी एनर्जी मैकेनिकल में जा सकती है, और ये बहन जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी यूज कर रही है, इतनी। तो भैया कितना मास यहां पे उसका लॉस हुआ होगा, मतलब कि इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए, इतनी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी यूज करने के लिए उसने कितने केजी मास का, केजी या ग्राम, देखो आंसर ग्राम में आएगा, कितने ग्राम का मास उसने बर्न किया होगा या फिर यूज किया होगा, ठीक है। तो वो अभी पता कर लेते हैं। तो यूज मास m इज इक्वल टू, मैं क्या करूं भैया, 1 kg में से इतनी मैकेनिकल में जा सकती है, और वो टोटल इतनी मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रही है ना। टोटल उसको अगर ये मास को इतनी बार उठाना है तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 50 को 7.6 से डिवाइड कर देता हूं, तो वो मुझे टोटल यूज अप हुआ मास मिलेगा। तो ये 50 इंटू 10⁻³ को हम डिवाइड करेंगे 7.6 इंटू 10⁻⁶ से, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर जो भी है वो मिल जाएगा। आप जैसे इसको डिवाइड 50 डिवाइड बाई 7.6 करेंगे तो हमें मिलेगा भाई कुछ आंसर, ये 0.65 इंटू 10⁻⁻²। मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 6.5 ग्राम, 6.5 ग्राम। तो देख लो आप खुद ही देख लो कि भैया अगर वो लेडी अगर 10 kg के मास को 0.5 मीटर की हाइट तक अगर 1000 टाइम भी अगर ऊपर उठाती है, एक्सरसाइज करती है, तो सिर्फ उसका 6.5 ग्राम मास ही यूज हुआ होगा, ठीक है। 6.5 ग्राम मास ही यूज हुआ होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इसीलिए वेट लॉस करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हमारे लिए। देखो क्या बोला है, ए फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। Question 8. Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of its energy can be converted to the useful electrical energy, then how large an area is needed to supply 8 kilowatt? Second, B. Compare this area to that of the roof of a typical house. मान लो कि एक फैमिली है
वो फैमिली का डेली यूजेज है 8 किलोवाट का पावर, ठीक है। उसके घर का आप जब भी ये सोलार प्लांट, ये सारी चीजें ना आप कहाँ पे सुने होंगे, सोलर प्लांट जब भी लगवाते हो ना तब तो वो आएंगे और पहले क्या करेंगे, आपके घर का वो मतलब कि टोटल पावर नीडेड कितना है, ठीक है, आपका आपकी पावर की डिमांड कितनी है, मतलब कितने केवी का, कितने किलोवाट का आपको पावर चाहिए डे टू डे लाइफ के यूजेज में, वो पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से वो आपको बोलेंगे कि भैया इतनी इतनी आपको शीट लगानी पड़ेगी सोलर पैनल की, ठीक है, इतनी पैनल लगानी पड़ेगी। तो पहले वो चीज होती है। तो ये जो एक फैमिली दिया गया है ये भी रियल टाइम एग्जांपल है, जिसका पावर यूजेज है 8 किलोवाट, डेली पावर यूजेज इतना है। अभी होता क्या कि जो सोलर पैनल लगाए हैं उसमें बोला गया कि पर स्क्वायर मीटर, ध्यान से सुनना, पर स्क्वायर मीटर सोलर एनर्जी इतने वॉट की आती तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% ही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। मतलब कि यहाँ पे पूरी की पूरी 100% कन्वर्ट नहीं हो रही। देखो यहाँ पे भी एफिशिएंसी आपको दी गई है 20%, है ना। तो ये पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। 200 वाट पर स्क्वायर मीटर 200 वाट आती है, लेकिन पर स्क्वायर मीटर उसमें से सिर्फ 20% एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाती है इलेक्ट्रिकल में। तो हमारा पर्पस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है ना, जो सोलर एनर्जी आती है उसके अंदर से हमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, वो हमारा पर्पस होता है, ठीक है। चलो तो पहले तो ये पता करते हैं कि पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो पाएगी, ठीक है। तो पहले वो पता कर लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो पर स्क्वायर मीटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लिखता हूं, पर स्क्वायर मीटर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहां पे होगी 20% ऑफ 200, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर सोलर एनर्जी कितनी आती है 200 वोल्ट, उसमें से सिर्फ 20% ही कन्वर्ट हो पाती है इलेक्ट्रिकल में। तो पर स्क्वायर मीटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो कितनी होगी 20% ऑफ 200 वॉट, ठीक है। मतलब कि हम इसको लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 200, 2200 छम्मा छम्मा ये हो जाएगा 400 वॉट। मतलब कि यहाँ पे सॉरी 400 कहाँ से आ गया बे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी इतनी ज्यादा कैसे आ गई भाई, मैं सोच रहा हूँ 200 वॉट तो वहां पे आ रही है, उसमें से 20% है 40 वॉट होगा, सॉरी 40 वॉट होगा, 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर 40 वॉट जनरेट होगी, आ रही है 200 वॉट सोलर एनर्जी के तौर पे, लेकिन जनरेट कितनी हो रही है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कितनी हो रही है, सिर्फ 40 वॉट ही हो रही है पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट। हमें 8 किलोवाट चाहिए, हमें 8 किलोवाट जनरेट करनी है। अभी यहां पे देखो पर मीटर स्क्वायर 40 वाट जनरेट हो रही है ना, पर मीटर स्क्वायर 40 वाट जनरेट, मतलब कि मैं ऐसा बोलूं कि 40 वाट जनरेट हो रही है पर मीटर स्क्वायर, तो 8 किलोवाट जनरेट करने के लिए कितना एरिया चाहिएगा, है ना, ये हमें पता करना है, हमें यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो मैं सीधा सा यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, उसी तरीके से आपको भी लिखना है, 40 वॉट इज जनरेटेड फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन 8 किलोवाट, जिसको मैं लिखूंगा 8000 वॉट, टू जनरेट 8000 वॉट कितना एरिया हमें चाहिए, है ना। अगर 40 वॉट जनरेट करना तो 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 8000 वॉट जनरेट करना तो कितना एरिया चाहिए, तो भाई सिंपल सा आंसर नीडेड एरिया, या फिर मैं इसको एरिया ही लिख दूं, एरिया नीडेड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 40। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे लोअर स्टैंडर्ड में, तो 8000 डिवाइड बाय 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो 200, तो मुझे चाहिए 200 मीटर स्क्वायर का एरिया, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए मुझे, ठीक है। तो इतना एरिया चाहिए अगर मुझे 8 किलोवाट जनरेट करना है तो, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो इसी तरीके से जो आपके घर में जो सर्वे करने आएंगे ना, जब भी आप सोलर प्लांट लगाने के लिए आप जाओगे किसी कंपनी के पास, तो उनके जो सर्वेयर आएंगे वो इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, आपका पहला डेली नीडेड कितना है वो सारी चीजें लिखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई उनकी जो पैनल है वो इतने परसेंट की एफिशिएंसी वाली है, मतलब कि पर स्क्वायर मीटर इतना जनरेट कर सकती है ना।
तो ऐसे केस में अगर इतना जनरेट करना है तो कितना एरिया चाहिए, और फिर आपको बोलेंगे कि अच्छा आपके घर में आपको इतनी पैनल, इतने मीटर स्क्वायर की पैनल लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरह ये रियल टाइम एग्जांपल है। अभी देखो बी में क्या बोला है, क्वेश्चन बी में बोला कि कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ ए टिपिकल हाउस। ठीक है, मतलब कि अभी आपको बोलना है, ये बताना है कि भैया अगर मैं सच में एक सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता हूं और मुझे इतना एरिया नीडेड है, तो मेरे घर की रूफ कितने डायमेंशन की होनी चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में पूछा है बी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डायमेंशन की रूफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए वो आपको पूछा है। अभी यहां पे मैं एक क्लियर कर देता हूं कि भैया यहां पे जो भी आंसर देंगे ना उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई जो हमारे घर की रूफ है वो स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, तो अज्यूम दैट, पहले तो ये अजम्पशन से ही चलेंगे क्योंकि इसका आंसर आपको स्क्वायर वाला एरिया, स्क्वायर मीटर वाला एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूं, अज्यूम दैट द रूफ इज स्क्वायर। ठीक, ये हमने अज्यूम कर लिया। एंड इट्स लेंथ इज लेट्स से L मीटर। ठीक है, तो ये एजम्पशन लेके हम चलेंगे। ठीक, चलो तो कितना एरिया रिक्वायर्ड है हमने अभी ही निकाला, 200 मीटर स्क्वायर का, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया रिक्वायर्ड है। तो रूफ की लेंथ कितनी है L, तो उस हिसाब से एरिया क्या होना चाहिए, स्क्वायर हमने अज्यूम किया तो भैया L स्क्वायर होना चाहिए, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 200, है ना। मतलब कि मैं L इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू अंडर रूट 200। और भैया ये अंडर रूट 200 क्या आएगा, तो अंडर रूट 200 आएगा भैया 10 रूट 2 के बराबर, 10 रूट 2 मीटर, और रूट 2 होता है 1.42, तो ये हो जाएगा 14.2। लेकिन रफली हम 14.2 ना लिख के इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वैसे होगा ये 14.2 मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं इसको क्या लिख दूं भैया, 14 मीटर मान लो इसको, तो अप्रोक्सीमेटली ये है 14 मीटर। तो उस हिसाब से भाई रूफ शुड बी हैविंग द डायमेंशन ऑफ 14 क्रॉस 14 मीटर। ठीक है, तो इससे आंसर क्या आएगा, रूफ शुड हैव डायमेंशन ऑफ 14 क्रॉस 14 मीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन इसका होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर। क्लियर, दिस इज द आंसर। क्लियर, तो यही तो आंसर पूछा है। तो बच्चों यहीं पे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी खत्म होती है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।